नमस्कार शिक्षक अभ्यर्थियों, मैं कंटिन्यू आप सभी के लिए बाल विकास की जो कक्षा है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हम क्लास 8 पर बात करेंगे, क्लास 8, जिसमें हम हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की सेशन में हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल की सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आपका ये वंशानुक्रम और वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वंशानुक्रम एवं वातावरण को समझना और समझने के लिए कुछ गुण को भी समझना होता है। जैसे कि वंशानुक्रम को समझने के लिए बहुत जरूरी है वो है हमारे गुण और क्षमता। ये गुण और क्षमता जन्म से नहीं आती, बल्कि इन्हें प्रभावित करने के लिए 2 प्रमुख कारक माने गए हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जन्म से ही ये गुण, ये क्षमताएं बच्चों में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो गुण होते हैं वह 2 प्रकार के कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और वही 2 कारक जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण। सर्वप्रथम बात करें मैं वंशानुक्रम की, तो देखिएगा वंशानुक्रम होता क्या है। वंशानुक्रम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के संतानों में जीन के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक विशेषताएं संचारित होती है। संचारित कहने का तात्पर्य है ट्रांसफर, यानी कि माता पिता के जो गुण बच्चों में ट्रांसफर होता है। किसके माध्यम से ट्रांसफर होता है? ये जीन के माध्यम से माता पिता के गुण, या तो उनके शारीरिक गुण हो सकते हैं। शारीरिक गुणों में उनके रंग रूप, नाक, आँख, कान का जो आकार है, प्रकार है, रंग रूप है, ये शारीरिक गुण है। काला होना, गोरा होना, नाक का अलग डिजाइन होना, इस तरह के गुण जो है शारीरिक गुण है, जो कि माता पिता से बच्चों में आता है। इसी तरह से मानसिक गुण भी, जिसमें जैसे माता पिता अगर बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से संवेग यानी कि इमोशनल, जैसे माता पिता, जैसे पिता है या माता है ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति की है तो बच्चे में भी वही गुण। तो ये तमाम जो गुण, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगिक हो, सभी गुण जीन के माध्यम से बच्चों में ट्रांसफर होती है। और यह व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं के आधार पर होता है। यानी कि ये जो गुण है जो अभी हम देख रहे हैं वो जन्मजात, अर्थात बच्चा जन्म लेता है तभी से ये जो गुण है उनके अंदर आ जाता है, और यही वंशानुक्रम कहलाता है, अर्थात वंश के माध्यम से आने वाला गुण। क्लियर है? अब हम इसके अगले बिंदुओं की बात करें तो जो वंशानुक्रम है इसके मुख्य कारक आंखों का रंग, जैसे मैंने शारीरिक में बात की, जो कई जैसे माता पिता की आंखें भूरी हैं उनके बेटे बेटियों की आंख भी भूरी हो जाएंगी। बालों के रंग, उनके बनावट, त्वचा का रंग इत्यादि, ये सभी वंशानुक्रम से होने वाले गुण है जो कि बच्चों में आता है। ठीक है। इसी में आता है लिंग का निर्धारण, यानी कि लिंग का निर्धारण भी माता पिता के गुणों से ही होता है। कैसे होता है? मानव शरीर में 46 प्रकार के गुण सूत्र पाए जाते हैं, आप सबको पता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहते हैं। मानव जो शरीर है उसमें 23 के जोड़ों में 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं, और इन 46 गुण सूत्रों के जोड़ों में, अर्थात 23 गुण सूत्र के जोड़ों में 22 जोड़े जो है ऑटोसोम होते हैं। और ऑटोसोम क्या है? ये सामान्यतः शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले। कौन? कितना? आपके 22 जोड़ा। शेष बचा हुआ जो 1 जोड़ा है वह क्रोमोसोम्स होते हैं। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स यह बच्चे के लिंग तय करता है यानी कि माता पिता से जो बच्चा जन्म लिया है वो लड़का होगा या लड़की, ये तय करता है सिर्फ 1 जोड़ा। जो 23 जोड़े रहते हैं उसमें से केवल 1 जोड़ा क्रोमोसोम्स ही जो है बच्चे के लड़का या लड़की होने को बताता है। देखिए, आप सबको पता है जो पुरुष होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, अर्थात उनमें X भी पाए जाते हैं और Y गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, जबकि महिला में X और Y दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ
सभी बच्चे माँ से एक्स क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने कहा कि माता में एक्स गुणसूत्र होता है और पिता में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि माता में एक्स गुणसूत्र है। अब पिता से मिलने वाला जो क्रोमोसोम ये तय करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। यानी कि इसमें एक चीज याद रखना, जो पिता का गुणसूत्र है वही बच्चे के लड़का या लड़की होने को निर्धारित करता है। कभी कभी हम महिला को दोष देते हैं, जबकि पिता का गुणसूत्र ही निर्धारित करता है, क्योंकि पिता में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम लड़का को इंगित करता है, एक्स क्रोमोसोम गर्ल को इंगित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, कि आखिर पर्यावरण होता क्या है। देखो, पर्यावरण जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, पर्यावरण में वे सभी बाहरी शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियां और अनुभव शामिल होते हैं और जिसके अंतर्गत जो है व्यक्ति के विकास और व्यवहार प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य है, जिस तरह से आनुवांशिकता का प्रभाव बच्चों के माता पिता पर पड़ा, जिससे कि बच्चे का जो है रूप रंग में बदलाव आया, उसी तरह से यदि माता पिता जिस वातावरण में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण का प्रभाव जैसा उस माता पिता पर पड़ेगा, बच्चों में वैसा ही गुण विकसित होगा। समझ में आ रहे हैं? अर्थात बच्चे के माता पिता के विकास और व्यवहार को पर्यावरण भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब भाई इसका प्रभाव माँ पर पड़ेगा और माँ से फिर बेटे में वो गुण आएगी। ठीक है, इसके अलावा वो प्रभाव जिस परिवेश में बच्चा जन्म लेगा वहाँ से बच्चे पर भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। अर्थात व्यक्ति का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास सभी जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के सहयोग से ही निर्मित होता है। यानी कि ये दोनों के प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखेंगे कि जो बच्चों पर वातावरण एवं अनुवांशिकी दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो अनुवांशिकी और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप में विकास को प्रभावित करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, चलिएगा आगे बात करें। जो पर्यावरणीय कारक है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनकी मैं बिंदुवार बात करता हूँ। चूँकि हम जानते हैं कि बच्चों का जो विकास है केवल वंशानुगत कारणों से नहीं होता, बल्कि पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार है। आप सबको अभी हमने बताया कि बच्चों के विकास में वातावरण भी उतनी ही भूमिका निभाता है जितना कि अनुवांशिकी निभाता है। जब बच्चा गर्भावस्था से पूर्व रहता है, यानी कि गर्भावस्था के पहले, गर्भावस्था में और उसके बाद माँ के स्वास्थ्य, यानी कि माँ का हेल्थ कैसा है, माता का स्वास्थ्य कैसा है, उनको सही पोषण मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उन माता की उम्र कितनी है जब वो गर्भवती हो रही है, उनकी भावनात्मक स्थिति क्या है, उनको सही दवाइयाँ मिल रही कि नहीं, क्या वो नशा, शराब, धूम्रपान आदि करता है, क्या वो प्रदूषण के प्रभाव में है, ये सभी चीज़ें डायरेक्ट रूप में शिशु पर प्रभाव डालता है। अगर गर्भवती माँ, गर्भवती महिला सिगरेट, धूम्रपान जैसे नशीली पदार्थ का सेवन करता है तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। यदि घर में लड़ाई झगड़ा कला हो रहा है, उसका प्रभाव बच्चे पर देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि अगर कम उम्र में कोई भी स्त्री माँ बनती है तो भी उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ परिवार, समाज, संस्कृति, लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उस माता को सही पोषक आहार नहीं मिल पाता और जिसके वजह से बच्चे पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब माँ के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये वातावरण पर डिपेंड करता है। यदि आप बच्चों को या बच्चे के माता पिता को सही वातावरण मिलता है, माँ के स्वास्थ्य, उनके पोषण और उनके स्वच्छता पर यदि विशेष ध्यान दिया जाता है तो एक स्वच्छ बच्चा पैदा होता है। याद रखो, जो भ्रूण है उसको पोषण माँ के आहार से ही मिलता है।
ठीक है। माँ जिस तरीके से या जिस तरह का खान पान रखती है, उनका प्रभाव उस भ्रूण जो कि माँ के गर्भ में पल रहा होता है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान माता को संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि बच्चा मजबूत बन सके। दूसरी बात यह भी है कि माँ के शरीर में जो बनने वाली एंटीबॉडी है वो भी बच्चों तक पहुँचती है, और एंटीबॉडी जो है बच्चों तक पहुँचती है जिससे कि शिशु को विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। अर्थात माँ में जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो बच्चों में भी होता है माँ के माध्यम से। इसलिए पोषक आहार के रूप में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करें। हरे फल, पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, कैल्शियम युक्त, आयरन युक्त, फॉलिक एसिड से रिलेटेड इत्यादि जो है पोषक तत्व ग्रहण करना चाहिए एक गर्भवती महिला को। माँ की भावनात्मक स्थिति अर्थात इमोशनल स्टेट का भी जो इफेक्ट है सीधा बच्चों पर डालती है। माँ की जो भावनाएं हैं, अगर माँ ज़्यादा गुस्सा करती है, जो गर्भवती महिला है, ठीक है, अगर गर्भवती महिला ज़्यादा गुस्सा कर रही है उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ेगा। यदि गर्भवती महिला डरती है, छोटी छोटी बात में वो डरती है, यानी कि डरपोक प्रवृत्ति की हो जाएगा बच्चा। यदि वो एंजाइटी से घिरा रहता है, चिंता ज़्यादा करती है, एंजाइटी जिसको बोलते हैं, तो बच्चा भी उसी प्रवृत्ति का हो जाता है। उसके जो नर्वस सिस्टम में बदलाव होने लगता है और जो है कुछ रसायन निकलने लगते हैं, यानी कि पूरा माँ पर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो डायरेक्ट जो है बच्चे पर उसका जो प्रभाव है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। यदि गर्भवती महिला धूम्रपान, शराब या कैफीन जैसे नशीली खाद्य पदार्थों का यदि वो उपयोग करता है, ड्रिंकिंग पदार्थों का यदि उपयोग करता है, तो भी बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। अगर एक माँ जो गर्भवती है वो शराब पीती है तो बच्चे में भी जो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, यानी कि यह एक लक्षण है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। यदि माँ शराबी है, शराब पीती है, बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? या तो जो बच्चा है मानसिक रूप से मंद हो जाएगा, यानी कि कम बुद्धि रहेगा उनमें, या उनको हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी रोग हो सकता है, या उनको नींद वाला बीमारी हो सकता है। यदि गर्भवती माँ अत्यधिक कॉफ़ी पीती है, चाय पीती है या कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करती है, तो जो है जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात जिसको कहते हैं वो हो सकता है। बच्चा मृत अवस्था में भी जन्म ले सकता है। कई सारे रीजंस होते हैं। यदि चाय, कोल्ड ड्रिंक्स जो कैफीन के अंतर्गत आता है, ये भी एक नशीला पदार्थ है। जैसे धूम्रपान, शराब आता है, वैसे ही कैफीन एक नशीला है और जिसके अंदर काफ़ी और चाय आते हैं, और ये भी नशीले में ही आते हैं। क्लियर है? आगे बात करें अन्य जो कारक है, अन्य कारकों में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी बहुत प्रभाव डालता है। यानी कि माता पिता जिस परिवेश में हैं, जिस समाज में हैं, वहाँ का प्रभाव आता है। गरीब परिवारों में अक्सर खान पान को लेकर कमी होती जाती है, क्योंकि उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ या सही खान पान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बच्चों पर भी इसका क्या होने लगता है, प्रभाव होने लगता है। इसी तरीके से इसका नतीजा मानसिक विकास पर पड़ता है। जीवन की परिस्थितियां, रोग और दुर्घटनाएं, गर्भवती जो महिला है उसको किसी प्रकार की कोई परिस्थिति आ गई, कोई रोग आ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे यदि वो गंदा घर है, वातावरण स्वच्छ नहीं होता, ऐसी स्थिति में माँ को डायरिया हो सकता है, टाइफाइड, श्वसन रोग जैसी बीमारियां हो सकती है। इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। साफ सफाई, यदि सुरक्षित वातावरण नहीं है तो बीमारी पनपना स्वतः ही है। अर्थात जिस घर में गर्भवती महिला है वहाँ के वातावरण को साफ सुथरा भी होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा परिवारों की जो संरचना भी बहुत प्रभाव डालता है। संरचना का तात्पर्य यहाँ एकल और संयुक्त परिवार से है। जो संयुक्त परिवार होता है तो बच्चे का अधिगम सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। यानी कि जहाँ बड़ा परिवार है जिसमें दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े पापा है, मम्मी है, ऐसे परिवार में यदि बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास बहुत ही अच्छे से होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि बच्चा एकल परिवार में है तो उनमें
समाजीकरण के जो गुण जो है वो कम विकसित होता है, बल्कि मीडिया पर ज़्यादा निर्भर रहता है। मीडिया मतलब दिन भर मोबाइल सोबाइल टीवी सीवी में ज़्यादा लगे रहते हैं। अब खेले बुले बत होकर कर परिवार के कोई सदस्य ही नहीं रहे, तो इसका ये प्रभाव हमको देखने को मिलता है। पालन पोषण की शैली भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के जन्म लेने के बाद पालन पोषण भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सत्तावादी यानी कि डर और असुरक्षा की भावना में यदि बच्चे की परवरिश होती है तो फिर बच्चा में जो है डर के भाव आने लगता है। अविश्वास, आत्मविश्वास और उच्च जो है सेल्फ स्टीम बढ़ता है। यानी कि पालन पोषण और शैली का भी जो प्रभाव है बच्चे पर पड़ता है। अनुकूल और प्रेरक वातावरण, यानी कि यदि सही वातावरण न मिले तो भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे बच्चों के लिए खेल कूद, सवाल जवाब, उनके मानसिक विकास के लिए बच्चे को एक्सपेरिमेंटल वर्क दिया जाए, सकारात्मक विकास हो, तो इस तरह से क्रियाएं अगर बच्चों को मिलता है तो बच्चों पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। अक्सर क्या होता है, परिवार में बच्चे को रोक टोक और दबाव उनके साथ की जाती है। तो बच्चों के साथ यदि बार बार आप रोक टोक करोगे, उनको प्रेशराइज करोगे, तो भी बच्चों का विकास नहीं हो पाता। बच्चे के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को रोक टोक दबाव प्रभावित करता है। भाई बहन का भी प्रभाव पड़ता है। सहयोग और जिम्मेदारी, यदि उनके भाई बहन हैं, जैसे बड़ा है, छोटे भाई की जिम्मेदारी का प्रभाव पड़ेगा, सहयोग करने की भावना बढ़ेगी। तुलना और पक्षपात, ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता भी आएगा, ऐसा नहीं है। सहकर्मी समूह यानी कि साथियों की स्वीकृति आत्म अवधारणा बढ़ाती है। सहयोग की भावना का भी विकास होता है। तो इस तरह से ये प्रभाव है जो कि वंशानुक्रम एवं वातावरण पर पड़ता है। इसी तरह से व्यक्तिगत जो प्रभाव है वो भी पड़ता है। व्यक्तिगत कैसे पड़ेगा? व्यक्तिगत कारक के रूप में आंतरिक कुछ विशेषताएं होती हैं जो हर बच्चे में जन्मजात होता है या तो अर्जित की जाती है। या तो व्यक्तिगत कारक बच्चों में जन्मजात रहेगा या फिर उन्होंने किसी न किसी माध्यम से अर्जित की है, यानी कि बीच में कभी भी आया हो। ये बच्चे की सीखने की क्षमता, उनके व्यवहार और संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये भी है। जन्मजात क्षमता हो या फिर बाद में आने वाले जो गुण है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, उस पर भी आप ध्यान दें। देखिए, इसमें कई सारे बिंदुएं आती हैं। एक आता है बुद्धि, जिसको इंटेलिजेंसी का नाम दिया जाता है। तो बुद्धि क्या करता है? समस्या को सुलझाने का काम करता है। नई जानकारी को समझने की क्षमता का कार्य है ये बुद्धि का कार्य। और जो है बुद्धि वाले बच्चे, अर्थात जो उच्च बुद्धि वाले बच्चे हैं, सीखने में तेज और प्रभावी होते हैं। अर्थात बुद्धि पर भी जो है आनुवांशिकी एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के अलावा उनके योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी विशेष कार्य को करने की क्षमता, जिसको योग्यता कहते हैं, इसकी परिभाषा को भी याद रखेंगे ना, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो योग्यता है, चाहे संगीत, गणित, खेल की योग्यता हो। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, योग्यता और दृष्टिकोण। एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण, किसी विषय, शिक्षक या शिक्षा के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक झुकाव को दृष्टिकोण कहा जाता है। रुचि, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट क्या होता है? तो ऐसे गतिविधि जिसको बच्चा आनंद के साथ करता है, यानी कि आनंद का अनुभव करता है, उत्साह महसूस करता है, रुचि कहते हैं। और बच्चे में रुचि होने पर उनमें सीखने का ध्यान और स्थायित्व भी बढ़ता है। मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। सीखने और लक्ष्य प्राप्ति के पीछे मोटिवेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मोटिवेशन भी इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार की होती है। स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब आपको याद क्या रखना है? ठीक है, तो बच्चे की जो सीखने की क्षमता है, केवल बुद्धि पर नहीं बल्कि बच्चे की रुचि, उनकी दृष्टिकोण, उनकी प्रेरणा, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। याद रखना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं,
अब हम एक और छोटा सा टॉपिक उस पर भी बात कर लेते हैं जिसका नाम है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। समाजीकरण इस चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा। जब कोई व्यक्ति समाज में समाज के लोगों के साथ उठता है, बढ़ता है, अंतःक्रिया करता है तो हम कहते हैं कि वह समाजीकरण में है। अर्थात समाज यानी कि जब जहाँ बहुत सारे व्यक्ति हो वहाँ से बनता है समाजीकरण। समाज में रहकर ही कोई व्यक्ति समाजीकरण सीखता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चे के जो मूल्य है या व्यक्ति का मूल्य और मापदंड को अपने अंदर आत्मसात करना बच्चा सीखता है, उसको समाजीकरण कहेंगे। यानी कि वो समाज में ही सामाजिक मूल्यों को, मापदंडों को ग्रहण करता है। मनुष्य जन्म से लेकर जैविक प्राणी होता है, अर्थात जन्म से ही वह एक जैविक प्राणी है जो कि बिना समाज के नहीं रह सकता। उनके अंदर एक बुनियादी प्रवृत्ति होती है और वो प्रवृत्ति का नाम है भूख, प्यास, नींद इत्यादि। लेकिन समाज का उपयोग एक जिम्मेदारी और नैतिक व्यक्तित्व में बदलता है। क्लियर है? समाजीकरण की कुछ विशेषताओं की बात कर लूं तो समाजीकरण एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है। यानी कि समाजीकरण निरंतर चलते रहता है, कंटिन्यूस है और एक्टिव है, डायनामिक जिसको कहेंगे, गतिशील प्रक्रिया है। जन्म से ही समाजीकरण शुरू हो जाता है और मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ही बच्चा शैशवावस्था के रूप में जन्म लेता है जिस परिवार में, उस परिवार में वहाँ बच्चे का समाजीकरण शुरू हो जाता है। यानी कि समाजीकरण की प्रथम पाठशाला परिवार है। सबसे पहले जैसे ही बच्चा जन्म लिया, पहला उनका परिवार से समाजीकरण के बच्चा गुण सीखने लगता है। इसलिए परिवार को समाजीकरण की पहली पाठशाला भी कहा जाता है। व्यक्ति को अलग अलग भूमिका निभाने में भी यही समाजीकरण सक्षम बनाता है। यानी कि समाज में एक सामाजिक नागरिक की भूमिका निभाता है, अपने कार्य क्षेत्र में जिस पेशा में है उस पेशा की भूमिका निभाता है। तो कई भूमिका समाज से ही वो सीखता है। अधिकांश मानव व्यवहार सीखा जाता है, अर्थात मानव का व्यवहार जन्मजात नहीं होता बल्कि समाज से ही सीखते हैं। समाजीकरण से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेते हैं जो कि कई बार पेपर में आए हुए हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पहला है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, दूसरा है अनुवांशिक संचरण, तीसरा है एक संस्कृति की रीति मानदंडों को सीखना या कौशल का अर्जन। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो शामिल नहीं होता है वो है अनुवांशिक संचरण। क्या समाजीकरण अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आती है क्या? नहीं। तो ये अनुवांशिक जो है संचरण समाजीकरण में नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि समाजीकरण तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है और ये विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। अलग अलग आयु वर्ग में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब समाजीकरण के प्रकार की बात करूं तो एक तो होता है प्राइमरी सामाजिक प्राथमिक और दूसरा है सेकेंडरी या द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? प्राथमिक समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उन मूल्य, मानक और व्यवहार को सीखता है जो उनके समाज द्वारा उनके अपेक्षित होते हैं। यानी कि समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहारों को, मानकों को, मूल्यों को सीखना प्राथमिक समाजीकरण है। समाज के अपेक्षित व्यवहारों को सीखना प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। और मिडिल स्कूल में बच्चे समाजीकरण के एक एजेंसी के रूप में परिवार की भूमिका को स्वीकार करते हैं। यानी कि समाजीकरण की एजेंसी है परिवार। प्रारंभिक बचपन के वर्षों की तुलना में ये कम हो जाती है और समाजीकरण के वह चरण
जो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आता है वो है परिवार, याद रखना, जिसको समाजीकरण की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। क्लियर है? और इस परिवार में सदस्यों की भूमिका, परिवार की भूमिका होती है। प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी अगर प्रश्न आया तो परिवार और घर, यानी घर एवं परिवार, ये प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी है, घर एवं परिवार। क्लियर है? अब द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है? इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों को उनके मापदंडों, अब मापदंड में मूल्य, व्यवहार, तौर तरीके सीखने और अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो परिवार के बाह्य विभिन्न सामाजिक संदर्भों में अपेक्षित है, यानी कि उन पर अनुकूलन करने का गुण द्वितीयक समाजीकरण में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी पर बात करता हूं। प्राथमिक में तो घर परिवार आ गया, द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी में स्कूल आया, वर्क प्लेस जहां पर व्यक्ति काम करने जाता है, पीयर ग्रुप यानी कि साथी समूह, अपने दोस्त और मीडिया, ये सभी द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशंस की एजेंसीज के अंदर आता है। क्लियर है दोस्तों? ये समाजीकरण और उनकी अलग अलग पाठशाला। अब समाजीकरण के एजेंट की बात कर ले तो ऐसा सामाजिक समूह, संस्थान या व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के मूल्य, विश्वास, दृष्टिकोण, व्यवहार को आकार देने की भूमिका निभाता है, उसको कहा जाता है समाजीकरण के एजेंट। और समाजीकरण के एजेंट में परिवार आता है, जो कि समाजीकरण के एजेंट के रूप में सबसे प्रथम एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो समाजीकरण की पहला जो एजेंट के रूप में फैमिली है, उसके बाद साथी समूह आता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा परिवार से निकला उसके बाद घर से बाहर आया, छोटे छोटे लइका मन के साथ खेलना शुरू, जिसको बोलते हैं पीयर ग्रुप, साथी समूह, दोस्तों का समूह। क्लियर है? उसके बाद बच्चा गया स्कूल। अब स्कूल आ गया, स्कूल के अलावा टीचर उसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मास मीडिया, यानी कि ये भी संचार एजेंट है, समाजीकरण के एजेंट हैं, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मीडिया, पोर्टल, वेबसाइट्स, ETC, यूट्यूब्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। क्लियर है दोस्तों? ये सभी एजेंसियां हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको जानना जरूरी था। तो चलिए आज की सेशन यही समाप्त करता हूँ। जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। कल से फिर एक नए टॉपिक पर बात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।